उन्होंने इंटरसेप्ट करके रोका और कहा कि मैम आप वापस धनबाद चलिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या काम है। मैंने बहुत उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए क्या हुआ है, क्यों क्यों हम अभी रांची तक आ गए हैं तो हम लौट कर धनबाद क्यों हो जाएं। पर वो नहीं बताया, बोला कि नहीं बहुत ज़रूरी है आपका जाना है। हमको शक तो हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हमने कई बार उनको कहा कि नहीं आप मुझे बताइए सच क्या है, लेकिन कुछ बोले नहीं। और वो जो 3 जनवरी 1991 धनबाद के इतिहास का वो काला दिन। जी हाँ, 3 जनवरी को ही धनबाद के बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में पंजाब से आए हुए आतंकवादियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। और जैसे ही इसके बारे में यहाँ के एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा को सूचना मिली, वो सीधा अपने आवास से अकेले निकले बिना किसी फोर्स के। और यहाँ पर आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच हुआ करता था। वो अकेले वहाँ पर पहुंचे और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान वो खुद भी शहीद हो गए। इसके साथ ही साथ एक ग्राहक श्यामल चक्रवर्ती, वो भी वहाँ पर शहीद हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि डकैत जिस घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे हुए थे, वो घटना को वो अंजाम नहीं दे पाए थे। इस हादसे के बाद से ही पूरे धनबाद में एक शोक की लहर हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें जाबाज शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा के बारे में, तो इनकी जाबाजी आज भी धनबाद के एक एक बच्चे के मुंह पर हम देख सकते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद की रणधीर प्रसाद वर्मा चौक पर। आपको बता दूं कि यहाँ पर उनकी उनकी इस वीरता को लेकर यहाँ पर उनके लिए एक स्मारक स्थल बनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को यहाँ पर उन्हें याद करते हुए एक भव्य कार्यक्रम होता है। हालांकि इस बार कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इस बार कार्यक्रम होगा, लेकिन भव्य कार्यक्रम नहीं होगा। आपको बता दें कि रणधीर प्रसाद वर्मा ने जब इस घटना को अंजाम दिया था, वो पहले ऐसे एसपी थे जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। पहले एसपी धनबाद के एसपी रहे और यही वजह है कि आज पूरे धनबाद में आज भी लोग उनके गुणगान करते हैं। और धनबाद का रणधीर वर्मा चौक जो है आज भी एक चर्चित जगह है और लोगों की जुबान पर हमेशा रहता है। आइए इस पूरे मामले पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की पत्नी रीता वर्मा से, और जानने का प्रयास करते हैं कि उस वक्त क्या कुछ माहौल था, कब उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी मिली, लोगों का कितना समर्थन मिला। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कार्यक्रम 3 जनवरी को होता है, इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, ये तमाम लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। हम सीधा चलते हैं और उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की पत्नी प्रोफेसर रीता वर्मा, जो कि धनबाद से 4 बार सांसद रही थी, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री भी रही थी। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जब ये घटना हुई तो उस वक्त ये कहाँ पर थी, क्या कुछ माहौल था और किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का समर्थन और साथ मिला। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहिए कि 3 जनवरी को जब ये हादसा हुआ था 1991 को, आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी, आप उस वक्त कहाँ पर थी? मैं धनबाद से रांची लौट रही थी, क्योंकि रांची में मेरे बच्चे पढ़ते थे और करीब करीब पहुंच ही गई थी रांची। थोड़ा पहले यहाँ से एक प्रोबेशनर को भेजा गया था, आईपीएस प्रोबेशनर को, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो उन्होंने इंटरसेप्ट करके रोका और कहा कि मैम आप वापस धनबाद चलिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या काम है। मैंने बहुत उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए क्या हुआ है, क्यों क्यों हम अभी रांची तक आ गए हैं तो हम लौट कर धनबाद क्यों हो जाएं। पर वो नहीं बताया, बोला कि नहीं बहुत ज़रूरी है आपका जाना है। हमको शक तो हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हमने कई बार उनको कहा कि नहीं आप मुझे बताइए सच क्या है, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। और वो चूँकि अपनी मोटरसाइकिल में थे, मेरी गाड़ी में थे नहीं कि हम उनको बार बार पेस्टर करते। तो जब हम थोड़ा थोड़ा, तो एक होता है ना सिक्स सेंस, तो वो भान तो मुझे हो गया था, लेकिन यहाँ आके कंफर्म हो गया। मैंने देखा जो शहर में माहौल था बिल्कुल डिसोलेटेड, न सड़क पर कोई भीड़ थी न झुंड, कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। और जब मैं क्वार्टर में गई अपने एसपी क्वार्टर में, तो समझ ही आ गया सब।
उसके बाद फिर काफ़ी आपको उतार-चढ़ाव भी झेलना पड़ा होगा। लेकिन इस दौरान धनबाद की जनता का कितना आपको सपोर्ट रहा, कितना समर्थन? धनबाद की जनता की तो मैं बहुत ही आभारी हूँ कि हमेशा उनका सपोर्ट रहा। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रही थी, मेरे जैसा तो कभी कोई कैंडिडेट उन्होंने देखा नहीं होगा। मैं मंच पर बैठे-बैठे सो जाती थी, क्योंकि मुझे इतनी रात में मीटिंग्स अटेंड कर, बल्कि मीटिंग्स अटेंड करने की तो आदत ही नहीं थी हमारे। मतलब एकदम प्राइवेट लाइफ से एकदम पब्लिक लाइफ में आने से जो घबराहट होती है वो तो थी ही हमारे में, मगर लोगों ने इतना हमको सपोर्ट किया। मैं जान मुझे याद आता है कि जब मैं किसी गांव में जाती थी, तो गांव की सब महिलाएं आके मुझको घेर लेती थी और एकदम जैसे कि अपना एक कॉर्डन बना करके बहुत सिक्योरिटी में ले जाती थी। उनका जो ये संरक्षण था, ये जो उनका जेस्चर, वो मुझे अभी तक याद है। और एक जगह नहीं, हर जगह महिलाओं ने तो घर से निकल निकल कर मुझको बहुत सपोर्ट किया। और वैसे भी जो शहर की भी महिलाएं जो शायद इतना डिलीजेंटली वोट करने के लिए आती नहीं है, वो सब निकली घर से और पूरा सब अपना ग्रुप बना बना के सबने आके वोट किया। तो सपोर्ट का तो मुझे मत कहिए, मैं धनबाद की जनता की हमेशा आभारी रहूँगी, ज़िंदगी आभारी रहूँगी। आपने जैसा बताया कि आप पहले काफ़ी प्राइवेट लाइफ जीती थी और अचानक से पॉलिटिक्स में, यानी कि पूरी तरीके से पब्लिक से इन्वॉल्वमेंट था। तो कितना वक़्त लगा, कब आपको लगा कि मुझे अब आना चाहिए समाज के लोगों की मदद के लिए? ये तो फीलिंग मुझे तुरंत हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी के प्रति बड़े समर्पित थे, जैसा सब जानते हैं। तो अगर मैं इस फील्ड में आई तो मुझे अपना मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आई वुड डू माय बेस्ट, आई वुड ट्राई टू डू माय बेस्ट। तो इसलिए हम ये तो फीलिंग थी मेरे में, पर मैं ये नहीं जानती थी, राजनीति मैंने बहुत दूर से देखी थी। मैं ये नहीं जानती थी कि इतनी सुबह से रात तक इसमें लोगों का आप पर अधिकार रहता है। कोई सुबह 4 बजे फ़ोन करता था, कोई रात में 12 बजे फ़ोन करता था। अ, तो पूरी तरह समझिए कि पब्लिक की इच्छा पर काम होना था। तो मैं बहुत शुरू में घबराती भी बहुत थी और परेशान भी बहुत होती थी। और चूँकि मैं नई थी, इसलिए कई लोग मुझ पर अनड्यू प्रेशर भी डालते थे। कुछ लोग थे, तो वो मुझे और भी ज़्यादा दुखित कर देते थे। उसके बाद जब दिल्ली गई तो वहाँ भी एकदम अलग एक वर्ल्ड था। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था और चूँकि एक साधारण पढ़े लिखे आदमी की तरह मैं जो इंसिडेंट, देश की जो घटनाएं थी या इंटरनेशनल जितना इवेंट्स थे, सबको मैं चूँकि पेपर में बहुत डिलीजेंटली पढ़ती थी, तो बल्कि मेरे पति मुझको अक्सर छेड़ते थे कि इंटेलेक्चुअल वाइफ है हमारी। तो इसलिए वो काम मुझे थोड़ा कम, लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिक्स की ज़रूरत थी जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था। क्योंकि जैसा आप जानती हैं आज के समाज में हिस्ट्री तो इम्पॉर्टेंट हमेशा रहेगी, पॉलिटिकल साइंस भी हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगी, लेकिन इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और इकोनॉमिक्स मैंने कभी नहीं पढ़ा था, तो वो मैंने बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह उसको सीखने की कोशिश की, अपने काम को सीखने की कोशिश की। मैं काफ़ी समय पढ़ने में लगाती थी। मेरे बच्चे छोटे थे, छोटा वाला बेटा मुझे छेड़ता भी था कि जब इतना ही पढ़ना था तो काहे को पॉलिटिक्स में आई मम्मी। तो उसमें तो सब बिना पढ़े लिखे लोग जाते हैं ना। बोले हाँ, जनरल परसेप्शन यही है, पर एक अच्छा एमपी बनने के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बैक बेंचर जैसा जाइए और ऐसे आपको अपने इर्द गिर्द बहुत मिल जाएंगे जो चुपचाप जाके बैक बेंच में बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ मुझे नहीं बनना, वैसा मुझे नहीं बनना था। और यही वजह रही कि 4 बार आप यहाँ से सांसद बने, क्योंकि आपने काफ़ी अपने काम को बहुत मतलब पॉजिटिव लिया और उसके लिए काफ़ी मेहनत किया आपने। बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत मेहनत किया और मैं बहुत बुरी तरह थकती थी और बहुत बुरी तरह अंदर ही अंदर कूदती भी थी झल्ला करके, लेकिन मैंने काम को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया। जी। पिता और एज़ अ हस्बैंड वो किस प्रकार से डील करते थे?
बहुत मेरा अपना यही विचार है कि जो लोग बहुत बहादुर होते हैं और बहुत समर्पित होते हैं, वो अपनी परिवार को भी बहुत समर्पित रहते हैं और पत्नी को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये जनरली यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ में जो लोग हैं, आर्मी के हों या पुलिस के हों, उसमें जनरली बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं लेडीज़ के प्रति एंड वाइफ़ के प्रति ख़ास तौर से। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छे पति थे और एक उससे भी अच्छे पिता थे। बहुत अफ़ेक्शनेट, बच्चों के प्रति बहुत अफ़ेक्शनेट, बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखाते थे, जितना भी इनके पास समय था। तो जो लोग और भी एक बात जो लोग इतना ध्यान नहीं देते, ये पढ़ने में तो बहुत तेज़ थे ही, पर इनका जो नॉलेज था वो मतलब बहुत ही अपने दायरे से बाहर का था। अ, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट जो है बस वही, अदरवाइज ऑल्सो इनका ही हैड अ वेरी गुड कमांड ऑन लैंग्वेज और उनका नॉलेज जो था वो बहुत ज़्यादा। कई बार मैं क्लास लेने से पहले इनसे डिस्कस किया करती थी कि क्या कैसे इसको पुट अप करूँ, कैसे क्या करूँ, क्योंकि मैंने शुरू में सर्विस जॉइन नहीं की थी। मुझे यही उसी समय मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि पहले मैं ठीक से अपना घर बसा लूँ, तब उसके बाद ही जॉब करूँगी। तो घर बसाया, 2 बच्चे हुए, जब वो स्कूल जाने लगे तो मैंने फिर से अपना करियर शुरू किया था। तो इसलिए मैं इनसे कई बार बात करती थी कि इस अगर मुझे ये पढ़ाना है तो इसको किस तरह मैं टेकअप करूँ। ये बहुत अच्छी तरह गाइड करते थे। हालाँकि ये खुद कभी पढ़ाए-वढ़ाए नहीं, तो सीधे ही आईपीएस में आ गए थे। लेकिन बहुत अच्छा इनको ग्रास्प था सब्जेक्ट का। मैं बहुत थैंकफुल हूँ और मैं एक बात बोलूँ, जैसे कि जब बाद में इन पर स्टैम्प निकला तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन लोगों ने कोई इसमें देरी नहीं की। कांग्रेस के लोग भी बहुत इनकी सब इज़्ज़त करते थे। यहाँ तक कि मैं अक्सर ब्लेम करती हूँ लालू यादव को। लालू यादव अगर इनसे नाराज़ हो गए थे कुछ, क्योंकि ये नियम से विरुद्ध कोई काम करने को तैयार नहीं थे, चाहे कोई भी बोले, लालू यादव भी बोले, और कहते थे कि नहीं, मुझे आपको ओबे करना मेरा काम है, तो फिर लिख के दीजिए, लिख के दीजिए तो मैं सब कुछ ओबे करूँगा, लेकिन हवाई ऑर्डर में मैं गलत काम नहीं करूँगा। तो नाराज़ हो गए थे, इसीलिए इनका समय पर प्रमोशन नहीं हुआ। अगर समय पर प्रमोशन हो जाता तो शायद ये ट्रेजेडी भी नहीं हुई होती, क्योंकि डीआईजी को तो दौड़ना नहीं पड़ता, वो एसपी लेवल तक ही आप लेकिन परस्यू उस वक्त करके। भी वो अकेले चले गए थे वहाँ पे, ये एक्चुअली में उनकी आदत थी और ये अक्सर मैंने देखा है। मतलब ये भी एक वन ऑफ दोज इंसिडेंट्स था। इसके पहले भी मैंने कई बार देखा था। हम लोग कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक इनको शक हुआ, ये तुरंत उतर करके और इन्वेस्टिगेट करने लगते थे। मैं कहती भी थी कि भाई बॉडीगार्ड को पहले उतारा करो ना, तो बोलते थे नहीं सब ठीक है, ऐसे ही काम होता है। तो यही वजह है कि आज हर 3 जनवरी को, क्योंकि धनबाद के लिए काला दिवस है, लेकिन रणधीर प्रसाद वर्मा के लिए आज भी लोगों के मन में, इनफैक्ट जो बच्चे उस वक्त नहीं थे, उनकी कहानियां सुनकर उन्हें भी लगता है कि ऐसे भी धनबाद के एक वीर बहादुर। बहुत प्यार, लोगों का बहुत प्यार, लोगों का बहुत प्यार है और मेरे मन में उनके प्रति बहुत आभार है, लोगों के प्रति। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने जब आज प्रोफेसर रीता वर्मा से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि कितना समर्थन उन्हें धनबाद की जनता से मिला। 4 बार वो यहाँ से सांसद रही। हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो इस पूरे हादसे के पहले एक प्राइवेट ज़िंदगी जीती थी, लेकिन अचानक से उन्हें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। लोगों के लिए वो आगे बढ़ी, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, काफ़ी थक जाती थी, लेकिन इन चीज़ों को उन्होंने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया और आज यही वजह है कि एक वो अलग मुकाम पर है और लोगों के अंदर आज भी उन्हें लेकर एक अलग सम्मान है। और साथ ही साथ शहीद रणधीर
रणदीप प्रसाद वर्मा को लेकर भी जो बच्चे उस वक्त नहीं भी थे वो भी उनकी कहानियाँ सुनते हुए धनबाद में उनकी कहानियों की चर्चा अगर की जाए तो शायद वो भी कम सुनने को मिलती है। हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि हम उन्हें एज ए एसपी तो देखते थे, लेकिन अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने बताया कि वो जितने अच्छे पति थे उतने ही अच्छे एक पिता थे, और यही वजह है कि उनकी जाबाजी की कथा आज पूरे धनबाद में, ना सिर्फ धनबाद में बल्कि पूरे झारखंड और पूरे भारत में चर्चित है। और यही वजह है कि वो पहले ऐसे एसपी थे पूरे भारत में जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।